नमस्कार। बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, जहाँ तक पवन ऊर्जा का सवाल है, भारत दुनिया भर में चीन, ब्राज़ील, अमेरिका और जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर है। कथन 2, अपतटीय पवन फार्म तट से कम 200 समुद्री मील और समुद्र में 50 फीट गहरे होने चाहिए। कथन 3, अपतटीय पवन टरबाइन स्थापना और संचालन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा शासित होते हैं, मुख्य रूप से UNCLOS यानी कि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी सिर्फ 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिर्फ 2 कथन सही हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पिछले दशक में भारत सरकार ने नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वास्तव में सराहनीय काम किया है और यही कारण है कि भारत नवीनीकरण ऊर्जा के विश्व मानक पर चीन, अमेरिका और ब्राज़ील के बाद 4थे स्थान पर कब्जा जमाई हुई है। जहाँ तक पवन ऊर्जा का सवाल है, भारत फिर से चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद दुनिया भर में 4थे स्थान पर है, इसलिए कथन 1 गलत है। अपतटीय पवन फार्मा के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए इन्हें समुद्र तट में कम से कम 200 समुद्री मील की दूरी पर और कम से कम 50 फीट गहरे पानी में स्थित होना चाहिए। ये अपतटीय पवन टरबाइन बिजली उत्पन्न करते हैं जो समुद्र तल में दबी केबलों के माध्यम से वापस तट तक प्रेरित होते हैं, अतः कथन 2 सही है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों से परे उच्च समुद्र या अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है जहां अपतटीय पवन सुविधाओं की कानूनी स्थिति और उनके ऊर्जा उत्पादन उद्देश्य कम स्पष्ट है, क्योंकि इसे UNCLOS के तहत उच्च समुद्र की स्वतंत्रता के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, अतः कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न के सही जवाब है ऑप्शन बी, सिर्फ 2 सही है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ और 1975 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। कथन 2, यह रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें प्रतिष्ठित भारतीय एक सींग वाले गैंडे भी शामिल हैं। कथन 3, काजीरंगा को पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी सिर्फ 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिर्फ 2 कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। काजीरंगा टाइगर रिजर्व भारत के असम राज्य में देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसे 1908 में एक आरक्षित वन के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में 1950 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इसे 1974 में एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ और 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 35 स्तनपायी प्रजातियों की महत्वपूर्ण प्रजनन आबादी का घर है, जिसमें 15 को IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार खतरे में वर्गीकृत किया गया है। इसकी उल्लेखनीय विशेषताओं में यह पार्क भारतीय गैंडे, जंगली जल भैंसे और पूर्वी दलदली हिरण की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का दावा करती है। सामूहिक रूप से भारतीय गैंडे, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, जंगली जल भैंसे और दलदल हिरण को काजीरंगा की विंग 5 के रूप में जाना जाता है। अतः कथन 2 सही हैं। काजीरंगा की पहचान वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में की गई है। यह विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों, जल पक्षियों और शिकार पक्षियों का घर है। अतः कथन 3 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न के सही जवाब है ऑप्शन बी, सिर्फ 2 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्टॉक टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, वैश्विक स्टॉक टेक पेरिस समझौते का हिस्सा है, जहां देश 2023 से शुरू होने वाले जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रगति का आंकलन करने के लिए हर 2 साल में मिलते हैं। कथन 2, ग्लोबल स्टॉक टेक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के क्रियान्वयन को पेरिस समझौते के व्यापक लक्ष्यों से जोड़ता है और इसका अंतिम उद्देश्य जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाना है। कथन 3, कटोविस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सहमत क्रियान्वयन के तौर तरीके 2 स्टॉकटेक चरणों का प्रावधान करते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए, केवल 1 कथन सही है। ऑप्शन बी, सिर्फ 2 कथन सही है। ऑप्शन सी, सभी 3 कथन सही हैं। ऑप्शन डी, कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वैश्विक स्टॉकटेक पेरिस समझौते का हिस्सा है, जहां 2023 से शुरू होने वाली जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रगति का आंकलन करने के लिए देश हर 5 साल में मिलते हैं। लगभग 2 साल की तैयारी के बाद इस स्टॉकटेक की पहली आधिकारिक रिपोर्ट COP28 की नींव रखेगी। नवंबर के अंत में दुबई में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता कार्यक्रम COP28 में यह बताया जाएगा कि देश वैश्विक स्टॉकटेक के निष्कर्मों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है और वे क्या अतिरिक्त कार्यवाही कर सकते हैं। इसलिए कथन 1 गलत है। ग्लोबल स्टॉकटेक पेरिस समझौते का एक मूलभूत घटक है, जिसका उपयोग उसके क्रियान्वयन की निगरानी और सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुआ सामूहिक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ग्लोबल स्टॉकटेक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के क्रियान्वयन को पेरिस समझौते के व्यापक लक्ष्यों से जोड़ता है और इसका अंतिम उद्देश्य जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाना है। अतः कथन 2 सही है। कटोविस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सहमत क्रियान्वयन के तौर तरीके 3 स्टॉकटेक चरणों प्रावधान करते हैं। इसलिए कथन 3 गलत है। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका संबंधों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। समझौता और सहयोग। GSOMIA भारत को अमेरिकी भू-स्थानिक खुफिया जानकारी तक वास्तविक समय में पहुंच प्रदान करता है। LEMOA सैन्य रसद साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। COMCASA अमेरिकी स्वामित्व वाले उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षित संचार की अनुमति देता है।
BECA साझा वर्गीकृत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देता है। उपयुक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी सिर्फ दो, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिर्फ दो सही सुमेलित हैं। व्याख्या पे आते हैं। 2002 में दोनों देशों द्वारा जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट यानी कि GSOMIA नामक एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। GSOMIA अमेरिका द्वारा भारत के साथ साझा की गई महत्वपूर्ण जानकारी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपाय प्रदान करता है। दोनों देशों ने 2016 में LEMOA पर हस्ताक्षर किए, जो इनकी सेनाओं को आपूर्ति की मरम्मत और पुनः पूर्ति के लिए एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने के साथ साथ गहन सहयोग प्रदान करने की अनुमति देता है। भारत और अमेरिका ने 2018 में COMCASA नामक एक और समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता प्रदान करता है और अमेरिका से भारत में उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी की बिक्री का प्रावधान करता है। BECA के बारे में अधिकारियों ने कहा है कि यह समझौता भारत को वर्गीकृत भू-स्थानिक डेटा के साथ साथ अमेरिका से महत्वपूर्ण सैन्य अनुप्रयोगी वाली महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच प्रदान करेगी। अतः केवल दो जोड़े सही सुमेलित हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिर्फ दो कथन सही है। प्रश्न है, हंगा टोंगा जलवायुमुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हंगा टोंगा हंगा हाआपाई जलवायुमुखी पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक समुद्री जलवायुमुखी है। कथन 2, इसने दुनिया का सबसे युवा भूभाग बनाया। नुकुआलोफा से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक नया द्वीप है। कथन 3, यह अत्यधिक सक्रिय केरमाडेका टोका सबडक्शन क्षेत्र और इससे जुड़े जलवायुमुखीय चाप का हिस्सा नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी सिर्फ दो, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही है। व्याख्या पे आते हैं। हंगा टोंगा हंगा हाआपाई दक्षिणी प्रशांत में एक समुद्री जलवायुमुखी है, जो फोनुआफाऊ के समुद्रीय जलवायुमुखी से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में और टोंगा के मुख्य द्वीप टोंगा टापू से 65 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसलिए कथन एक गलत है। जनवरी 2022 में इसके सबसे हालिया विस्फोट से सुनामी उत्पन्न हुई, जो जापान और अमेरिका के तटों तक पहुंच गई और जलवायुमुखी विस्फोट हुआ, जो मेसोस्फीयर में 58 किलोमीटर तक पहुंच गया। मई 2022 तक यह विस्फोट 21वीं सदी का सबसे बड़ा जलवायुमुखी विस्फोट है। इसने दुनिया का सबसे युवा भूभाग बनाया। नुकुआलोफा में लगभग 65 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक नया द्वीप, अतः कथन 2 सही है। यह अत्यधिक सक्रिय केरमाडेक टोंगा सबडक्शन क्षेत्र और इससे जुड़े जलवायुमुखी चाप का हिस्सा है, जो न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व से फिजी तक फैला हुआ है और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के तहत प्रशांत प्लेट के सबडक्शन द्वारा निर्मित है।
अतः कथन 3 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक कथन सत्य है। आज की यह सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारी यह प्रोग्राम कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आप यदि इन सभी कंटेंट की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहां से इन सभी कंटेंट की पीडीएफ डाउनलोड करें। इसके अलावा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शंस पे भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगले सेशंस पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।